अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम द रिव्यू कामरान यूसुफ और शहबाज राना के साथ। द रिव्यू में हम पाकिस्तान की मईशत, खारजा अमूर और नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े मामलात पर बात करते हैं। पाकिस्तान की मईशत के तो वैसे कई मसाइल हैं, लेकिन एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो है जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, यानी कि जो हुकूमत या रियासत की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं वो सालाना बुनियादों पर ट्रिलियंस ऑफ रुपीज़ जो हैं वो खा जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो मुनाफा बख्श नहीं है और मजबूरन हुकूमत को उनको चलाने के लिए फिर उसमें पैसे झोंकना पड़ते हैं। तो सक्सेसिव गवर्नमेंट्स इस बात से इत्तेफाक करती हैं और पूरी दुनिया में अब ये मॉडल है कि हुकूमतों का काम बिजनेस करना नहीं है, रादर एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है जहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आकर बिजनेस कर सके। और इस तनाजुर में ये गवर्नमेंट भी जो आई है, इनकी एक पॉलिसी है कि हमने प्राइवेटाइजेशन करनी है, यानी कि जो भी रियासत और हुकूमत की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है, ताकि जो कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ भी कम हो और जो प्राइवेट सेक्टर है वो इसको टेक ओवर करे। तो इसमें जो सबसे अहम ऑब्वियसली जो इस वक्त जो गवर्नमेंट ये आई भी और इनकी गवर्नमेंट से पहले भी जो चीज़ चल रही थी, एक तो PIA की प्राइवेटाइजेशन वाला जो मामला है, और बावजूद इसके कि केयर टेकर गवर्नमेंट को जितना मैंडेट दिया गया वो उस तरीके से उसको एक्सपेडाइट नहीं कर पाए। अब इस गवर्नमेंट ने जून तक की डेडलाइन दी है। स्पेसिफिकली PIA पर तो बाद में आएंगे। क्या इस गवर्नमेंट की बातें अपनी जगह पे, क्या वाकई प्रायोरिटी है कि हमने जो हुकूमत की मलकियत में चलने वाले इदारे हैं उनको प्राइवेटाइज करना है? देखिए, इसमें जो सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ के ऊपर हुकूमत बात कर रही है वो टैक्स जो इस्लाहात हैं उसके हवाले से बात कर रही है, फिर जो नुकसान में जाने वाले हुकूमती इदारे हैं उनकी प्राइवेटाइजेशन के हवाले से बात हो रही है। दो बड़े एजेंडा आइटम्स हैं और विद इन दोज SOEs जो पावर सेक्टर है वो बड़ा एक फोकस है हुकूमत का। लेकिन बातें एक साइड पे और जब एक्चुअल आप इन चीज़ों के ऊपर डेवलपमेंट्स देखते हैं तो लगता ये है कि जिस तरीके से बयानात दिए जाते हैं, जिस तरीके से फोकस भी होता है कि प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा मीटिंग्स भी कर रहे होते हैं, कभी किसी एक मिनिस्ट्री के साथ, कभी दूसरी मिनिस्ट्री के साथ, उस तरीके से चीज़ें जो है उस पेस के ऊपर जो है वो नहीं चल रही। उसकी अभी आज ही, बल्कि बिफोर गोइंग टू दिस टॉपिक, कल हमने एक बड़ा डिटेल प्रोग्राम किया था जो गंदम के हवाले से सूरत हाल थी। तो मुझे आज सुबह किसी की कॉल आई कि जो उस वक्त के जो फूड मिनिस्टर थे कौसर अब्दुल्ला मलिक साहिब, उनके बारे में बड़ी इंटेग्रिटी वाले बंदे, तो अगर उनको भी इस्तेमाल कर लिया गया है तो फिर आप इस सिस्टम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी ऐसी ही कुछ सूरत हाल नज़र आ रही है कि प्राइम मिनिस्टर का फोकस है, SIFC का, आर्मी चीफ का फोकस है। इसके बावजूद जब हम लिस्ट देखते हैं जो निजकारी के लिए हुकूमत ने सेलेक्ट की है वो कोई इतनी अट्रैक्टिव लिस्ट फ्रैंकली मुझे नज़र नहीं आ रही, और उसमें भी बहुत सारे ऐसे जो इदारे हैं वो कई सालों से जो है वो इस निजकारी की लिस्ट के ऊपर है, लेकिन काम आगे नहीं बढ़ रहा। एक एंटिटी जो आपको नज़र आ रही है जिसके ऊपर काम हो रहा है वो PIA है, बट PIA का भी अगर आप इस वक्त देखें, जो इस वक्त का अभी तक का जो रिस्पांस है, जितना भी इसके ऊपर फोकस है, आपने सुना था कि जी बड़ा एक इंटरेस्ट शो कर रही है गल्फ की जो एयरलाइंस है, कभी कतर का नाम लिया जा रहा था, कभी मुत्तहिदा अरब अमारात का, कभी सऊदी अरेबिया का, कि उनकी एयरलाइंस आएंगी पाकिस्तान में, वो बिड करेंगी और PIA को खरीदने में दिलचस्पी का इजहार करेंगी। PIA के हवाले से जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फ्लोट किया था प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने 3 अप्रैल को, उसकी जो डेडलाइन थी 1 माह की दी गई थी। तो जो पार्टीज जो PIA में उसकी निजकारी में हिस्सा लेना चाहती हैं वो को 15 लाख रुपए उसकी वैल्यू होती है एक डॉक्यूमेंट की, वो खरीदें और उसको सबमिट कर दें। 10 पार्टीज ने वो EOIs लिए तो हैं वो डॉक्यूमेंट्स, लेकिन तमाम ने सबमिट नहीं करवाए। यही वजह है कि हमें जो एक शफाफियत है वो नज़र नहीं आ रही इस प्रोसेस के अंदर। प्राइवेटाइजेशन जो मिनिस्ट्री और कमीशन है वो बड़े टाइट लिप्ड रहे हैं कि कौन सी कंपनीज थी, कौन सी फर्म्स हैं जो सामने आई हैं, और जिस किस्म की इसमें शफाफियत होनी चाहिए, जिस किस्म की एक सेंसिटिव एक चीज़ होती है। तो अगर इन्होंने शफाफियत पे कंप्रोमाइज़ किया प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने, तो फिर शायद पूरे प्रोसेस के ऊपर जो है कुछ सवालिया निशान आ जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी के ऊपर सवालिया निशान है कैसे? आई थिंक जो प्रोसेस है आमतौर पर जब आप किसी भी इदारे की निजकारी करते हैं तो उसका प्रोसेस क्या होता है? प्रोसेस तो यही होता है ना कि आप वही एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट, अगर कोई भी जो पार्टी है रिक्वायर्ड जो कंडीशंस मीट करती है तो वो उस बिडिंग में हिस्सा ले सकती है। तो इस केस के अंदर डू यू थिंक कि अभी कोई उस प्रोसेस की वायलेशन हुई है, या जो अदरवाइज जो प्रोसेस आपको है कि आप ये सारा जो प्रोसेस है बड़ा ओपन होना चाहिए, कोई भी अगर पार्टी अगर इंटरेस्ट शो कर रही है तो वो तमाम का तमाम आपको पता होना चाहिए? देखिए, इनको इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन छुपाने की उन्होंने कोशिश की अपनी तरफ से, वो छुपाना तो बड़ा मुश्किल होता है आजकल के दौर में। इन्होंने एक दावा किया जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर अब्दुल अलीम खान साहब, कि 10 EOIs जो हैं वो सबमिट हो चुके हैं।
एसेंशियली 10 जो फर्म्स थी या बिजनेसमैन थे या कंपनीज थी, उन्होंने EOIs परचेज ज़रूर किए, तमाम के तमाम 10 ने जमा नहीं करवाए थे। तो क्योंकि ये इंप्रेशन इसलिए ऐसा देना चाह रहे थे कि उनको बहुत अच्छा एक रिस्पांस है। एक्सप्रेस ट्रिब्यून में इस हफ्ते खबर भी आई थी, इसमें कहा गया था कि 2 जो EOIs हैं वो सबमिट हुए हैं अभी तक, हो सकता है उसके बाद 2 के बाद ज़्यादा भी हो गए हैं, लेकिन जो ऑफिशियल क्लेम हमारे सामने है वो 10 का है कि 10 EOIs जो सबमिट हो चुके, 10 पार्टीज इंटरेस्टेड हैं। इसका प्रोसेस ये होता है कि 3 मई की जैसे डेडलाइन थी, चूंकि उस तरीके से इनके मुताबिक रिस्पॉन्स नहीं आया, तो 15 मई तक उसमें 18 मई तक उसमें तोसी कर दी गई है, 15 दिन की उसमें मजीद तोसी की गई है। तो इनका ये ख्याल है कि शायद अब कुछ और एयरलाइन है, कोई रीजनल एयरलाइन मुझे नज़र नहीं आई उस लिस्ट के अंदर। अभी तक की जो कंपनीज है वो बुरी नहीं है, मतलब जो तीनों हमारी पाकिस्तान की डोमेस्टिक एयरलाइंस हैं, एयर ब्लू है, बड़ी पुरानी एयरलाइन है, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शाहिद खाकान अब्बासी के भी गलबन 20% स्टेक्स उनके हैं। उन्होंने भी डॉक्यूमेंट्स को परचेज किया है, जमा करवाया या नहीं करवाया हमें नहीं पता, मे भी करवा देंगे। कल मैंने चेक किया था तो कल तक शायद जमा नहीं हुए थे। फिर उसके बाद एयर सियाल है, एक अच्छी एयरलाइन है। फिर अभी जो एक लेटेस्ट एडिशन हुई है डोमेस्टिक एयरलाइंस में, फ्लाई जना, उसने भी डॉक्यूमेंट परचेज किए हैं, वो भी इस लाइन में है। तो ये तो डोमेस्टिक एयरलाइंस का तो इसमें इंटरेस्ट नज़र आ रहा है, और उनके पास अपॉर्चुनिटीज़ भी होंगी और उनके पास एक सेक्टर एक्सपीरियंस भी है। इसके अलावा जो एक मेरे लिए बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ नज़र आई कि जो पाकिस्तान की सीमेंट फैक्ट्रीज़ के ओनर्स फैमिलीज़ हैं वो इसमें काफ़ी सामने आ रहे हैं, खुद ले रहे हैं, कैसे ले रहे हैं, कोई वो जॉइंट वेंचर किसी के साथ करेंगे। बेस्ट वे सीमेंट, फिर पाइनियर सीमेंट, फिर मैपल लीफ सीमेंट, तारिक साइकिल साहब का शायद उसमें नाम आ रहा था मैपल लीफ में। फिर एक और जो सीमेंट फैक्ट्री थी लकी, जो कंपनी है लकी ग्रुप है, उनका जो है टबा फैमिली, वो भी इसमें इंटरेस्टेड है। फिर 2 और नाम जो सामने आए जो प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री के कुछ लोगों के मुताबिक, जो ओमनी ग्रुप है सिंध का बड़ा मशहूर ग्रुप है, दे आर इंटरेस्टेड। फिर एक डी बलोच कंस्ट्रक्शन कंपनी है, एक कंस्ट्रक्शन में, ब्रिजेस में, डैम्स में वो उनके ठेके ज़्यादातर होते हैं, वो इंटरेस्टेड नज़र आ रहे हैं। तो एक मिक्स्ड आपको ना एक गुलदस्ता सा नज़र आ रहा है कि एयरलाइंस भी आ रही हैं, डोमेस्टिक बिजनेस भी आ रहे हैं, लेकिन इंटरनेशनल जो कोई ऐसा कोई बिडर हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन उसमें चलें, अच्छी बात है अगर पाकिस्तान का ही कोई स्ट्रॉन्ग ग्रुप अगर उसको ख़रीद ले तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो असल इशू ये है कि अगर वाकई जितनों ने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो परचेज़ किए थे, अगर वो तमाम के तमाम सबमिट करवा देते हैं या मैक्सिमम सबमिट करवा देते हैं, तो जितने ज़्यादा ऑब्वियसली नीलामी देने वाले होंगे तो उतनी अच्छी कीमत मिलेगी और उतना जो कहते हैं कि प्रोसेस ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होगा। तो लेट्स सी कि आगे ये प्रोसेस किस तरह से बढ़ता है। अच्छा, इसमें एक और नाम जो बड़ा इंटरेस्टिंग था, मैं भूल गया, आरफ हबीब ग्रुप ने भी, उन्होंने ना सिर्फ डॉक्यूमेंट परचेज किए, आरफ हबीब ग्रुप ने सबमिट भी करवा। अच्छा, इसमें जो एक और जो चीज़ समझने वाली है कि देखें, ज़ाहिर है कि एयरलाइन ज़ाहिर है कि स्पेशलाइज्ड एरिया है, जो डोमेस्टिक एयरलाइंस वाले उन्होंने तो इंटरेस्ट शो किया है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी ऑपरेट कर रहे हैं। क्या कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया रखा है गवर्नमेंट ने, प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने, कि कौन लोग एक्चुअली इसको खरीदने के लिए अप्लाई कर सकते हैं? क्या उसके लिए क्राइटेरिया रखा है? एयरलाइन एक्सपीरियंस ऐसा उसमें क्राइटेरिया नहीं है। अगर एयरलाइन एक्सपीरियंस होता तो ये जो सीमेंट हमारी जो इंडस्ट्री है, सेक्टर है, उसके लोग इतने ज़्यादा सामने नहीं आते। जो बेसिक एक मिनिमम बेंच मार्क इन्होंने रखा है, पैसा होना चाहिए 30 अरब रुपए का, ये $100 मिलियन रफली इन्होंने उसका रखा कि उसकी जो मिनिमम नेट वर्थ है। अब ये जितने भी मैंने बड़े बड़े नाम लिए हैं, जो बेस्ट वे सीमेंट वाले हैं, पाइनियर सीमेंट है, आपका मैपल लीफ ग्रुप है, फिर लकी ग्रुप है, ये तमाम बिलियनियर फैमिलीज, आरफ हबीब ग्रुप है, इनके पास पैसे का मसला नहीं है। द प्रॉब्लम इज वेदर दे हैव द राइट एक्सपीरियंस और नॉट दैट। लेकिन वो अब एक प्री क्वालिफिकेशन कमेटी भी हुकूमत ने बना दी है। तो ये जो EOI जब सबमिट हो जाएंगे 18 मई को, अगर फर्दर इसमें एक्सटेंशन नहीं होती और 18 मई को जो इनको डॉक्यूमेंट सबमिशन की जो डेट है वो कंक्लूड हो जाती है, तो उसके बाद फिर प्री क्वालिफिकेशन जो कमेटी है वो प्री क्वालिफाई करेगी इन इन्वेस्टर्स को, हफ्ते 10 दिन के अंदर उनको फिर डाटा रूम में एक्सेस दी जाएगी, जहाँ पे वो बैठ के 1.5-2 माह में वट एवर टाइम अपना वो सारा वो चीज़ें एनालाइज करेंगे, फिर जाके इसकी कहीं मीटिंग होगी। बिफोर इसके क्या फर्दर डिटेल्स बताएं? जो अभी आपने कहा कि कोई बड़ी जो एयरलाइन, खास करके जो गल्फ की बड़ी सक्सेसफुल एयरलाइंस हैं, उन्होंने इंटरेस्ट शो नहीं किया, बट इज देयर अ पॉसिबिलिटी कि समटाइम जॉइंट वेंचर्स भी होते हैं ना, जो लोकल जो पाकिस्तानी इस वक्त इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो एट द एंड ऑफ द डे पता चले कि उनके पीछे कोई बड़ी एयरलाइन हो जो डॉक्यूमेंट जब सबमिट होंगे,
वो आप छुपा नहीं सकते। देखिए जो कंसोर्टियम होता है उसके अंदर तरीकेकार ये होता है कि एक जो लीड फर्म होती है, जैसे फ्लाई जिना है, फ्लाई जिना एक लीड फर्म है कंसोर्शियम के अंदर, उसके पीछे वो कुछ सिंगापुर की कोई फर्म ले आते हैं, कोई और ले आते हैं, वो एक पॉसिबिलिटी हमेशा रहती है। बेस्ट वे सीमेंट फ्रंट पे लीड कर रहा है कंसोर्शियम को, बेस्ट वे सीमेंट पीछे कोई रीजनल एयरलाइन भी है, उसके बिल्कुल भी आप उसको रूल आउट नहीं कर सकते। और अभी वैसे भी 15 दिन की जब एक्सटेंशन होगी तो हो सकता है अभी कोई रीजनल एयरलाइन आ जाए, क्योंकि जो फाइनेंशियल एडवाइजर है इस केस में EY, उन्होंने उस दिन 2 दिन पहले प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो बोर्ड हुआ था उसको ये श्योर करवाया था कि 2-3 इन्वेस्टर से, उनके फॉरेन इन्वेस्टर से उनके राब्ते, वो शायद इसको बिड कर दें। तो अगर कोई फॉरेन इन्वेस्टर आ जाता है तो प्रोसेस को क्रेडिबिलिटी मिल जाती है, ट्रांसपेरेंसी बेहतर हो जाती है, गवर्नमेंट को भी एक दावा करने का मौका मिल जाएगा कि देखें जी कि पाकिस्तानी और गैर मुल्की जो सरमायाकार हैं तमाम आयरों ने बिड में पार्टिसिपेट किया। कल कौन विन करता है कौन नहीं करता वो प्राइस के ऊपर डिपेंड कर। बढ़ते हैं आगे, देखिए जो अभी जहां से हमने सारा स्टार्ट लिया था, PIA चूंकि एडवांस स्टेज के ऊपर इसको डिस्कस कर लेते। शोर बड़ा है प्राइवेटाइजेशन करने का, लेकिन क्या उतना ही काम हो रहा है? मेरा ख्याल उतना काम नहीं हो रहा। इस वक्त कोई 85 ऐसे हैं जो कमर्शियल स्टेट ऑन एंटरप्राइजेज हैं, जो हुकूमत में जिनका डायरेक्ट कंट्रोल है। ये वो इदारे हैं, ये सारे सिविलियन हैं जो मार्केट के अंदर उनकी बड़ी पेनिट्रेशन, बहुत बड़ा उन्होंने मार्केट का हिस्सा कैप्चर किया हुआ है। और 2 ऐसे इदारे हैं जो कि नॉन कमर्शियल हैं बट उसको भी एक प्राइवेटाइजेशन के लिए सिलेक्ट किया। तो 87 टोटल जो एंटिटीज थी उसके लिए इन्होंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने मिनिस्ट्री से पूछा क्या स्टेटस है, उनको प्राइवेटाइज करना चाहिए नहीं करना चाहिए और क्यों नहीं करना चाहिए। तो सरप्राइजिंगली सिर्फ 21 जो इदारे थे या कंपनीज थी उनकी निजकारी का कहा गया। उस 21 में भी 2 खुद इसने प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने ऐड किए थे। तो बाकियों का मिनिस्ट्रीज ने इनको डिक्लेयर कर दिया 60 के करीब ये जो है ये एसेंशियल और स्ट्रेटेजिक है। तो जब इसलिए आप इनको निजकारी इनकी ना करें। अब वो एसेंशियल और स्ट्रेटेजिक, बाकी डिटेल तो बड़ी लंबी है, वो उस पर बात करके पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन को एसेंशियल और स्ट्रेटेजिक डिक्लेयर किया गया है, ठीक है। एक्सपो सेंटर पाकिस्तान उसको स्ट्रेटेजिक और एसेंशियल डिक्लेयर किया गया है। इससे मैसेज क्या आ रहा है? जो यहाँ सब सारी बात हमने शुरू की थी ना, मैंने कौसर अब्दुल्ला मलिक की आपको एग्जांपल दी थी कि हमारी जो ब्रोकरेज है ना इसके बड़े डीप रूटेड इंटरेस्ट हो गए हैं सिस्टम के अंदर। PTDC का बोर्ड होगा, उसके फ्री आपको मोटेल्स मिल जाते हैं, कहीं जाते हैं। एक्सपो सेंटर के नाम पे दुनिया भर में आप ट्रैवल कर लेंगे। बाकी बोर्ड्स हैं, कहीं पे आप हज़ारों में फी लेते हैं, कहीं लाखों में लेते हैं, कहीं डॉलर्स में लेते हैं। तो इसलिए वो उनकी निजकारी के लिए सिलेक्ट ही नहीं किया। पहले हम वो बता देते हैं 21 फर्म्स जिनको निजकारी के लिए सिलेक्ट किया गया, उसमें कुछ ज़्यादा सरप्राइजेज नहीं है। जो सरप्राइजेज हैं वो जो नहीं की गई उनके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने इस वक्त जो 15 एंटिटीज पहले एक्टिव प्रोग्राम के ऊपर थी, लेकिन एक्टिव थी, हो नहीं रही थी, करना नहीं चाह रहे थे। जो टॉप के ऊपर अब इन्होंने लिस्ट रखी है जो नहीं है, पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी को इन्होंने कहा जी कि इसकी निजकारी होगी। फिर हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन, ये कई सालों से है, इसके फाइनेंस एडवाइजर हायर हो चुके, करोड़ों रुपए की फीस दी जा चुकी है, उसको फिर डाल दिया लिस्ट के ऊपर इन्होंने। अच्छा, फर्स्ट वुमेन बैंक लिमिटेड है, ज़रई तरक्याती बैंक लिमिटेड, ZTBL इज अ न्यू एडिशन इन द लिस्ट। यूटिलिटी स्टोर्स कॉर्पोरेशन को अब इन्होंने डाल दिया है, लेकिन वो जो मिनिस्ट्री है वो कह रहे हैं कि इसको प्राइवेटाइज नहीं करना। गवर्नमेंट ने डाल दिया है प्राइवेटाइजेशन मिनिस्ट्री ने, लेकिन जो मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री है वो कह रहे हैं कि हम इसको प्राइवेटाइज नहीं करना चाह रहे। इसके साथ ही फिर जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, हैदराबाद, गुजरांवाला, कोयटा, पेशावर, मुल्तान, लाहौर, फैसलाबाद, सक्खर, इस्लामाबाद, ट्राइबल एरियाज, हज़ारा, ये वो जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं इनको प्राइवेटाइजेशन के लिए सिलेक्ट किया गया है। और फिर कुछ जनरेशन की जो 4 फर्म्स हैं वो हैं, और PIA, ये हैं वो एंटिटीज जिनको प्राइवेटाइज करने का इरादा है, जिसमें सिर्फ इस वक्त जो है PIA एडवांस स्टेज के ऊपर, बाकी कोई भी एंटिटी एडवांस स्टेज के ऊपर नहीं है। मैं आपकी बात रोकूं, देखें हमारे यहाँ किसी भी इदारे की जो निजकारी एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा है। आपको पता है कि पिछले आई थिंक लास्ट हमने कब एक सक्सेसफुल 2019 में 2 अरब रुपए की बेची थी बस। अदरवाइज जो अगर आप PTCL की भी देख लें, K इलेक्ट्रिक की भी देख लें, उसके इश्यूज आज भी चल रहे हैं। अब जो बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि इतने ज़्यादा इदारे हैं उनको स्ट्रेटेजिक के नाम पर निकाल दिया है, लेकिन अगर जो इन्होंने 21 इदारों को सिलेक्ट भी किया है, चले मैं ये कहता हूं कि इस दौर में अगर ये 5-6 भी प्राइवेटाइज कर दें तो ये भी बहुत बड़ा मार्का होगा। देखिए PIA को तो बड़ा फास्ट है कि सारे बेशक डाल दें। PIA बड़ा फास्ट फॉरवर्ड एक जा रहा है। अब ये जो 21 भी हुई हैं, अब मैं जैसे ये हज़ारा कौन लेगा, अभी एक नई एंटिटी बनी है। ट्राइबल एरियाज जो है, ट्राइबल एरिया जो उसके वहाँ पे पैसे कौन देता है? सक्खर, हैदराबाद जो है लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं, वहाँ पे रिकवरी बिलों की मुश्किल है। फैसलाबाद पे कुछ हो सकता है, इस्लामाबाद पे हो सकता है, गुजरांवाला या मुल्तान पे, ये कुछ एंटिटीज़ हैं जो कि प्राइवेटाइज हो सकते हैं, उसकी में भी टाइम लगेगा। और जो गवर्नमेंट के कामरान, आपको पता है ना, जो ओवरऑल इनके हालात हैं, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है। अब कोई इसके अंदर
कह रहा है कि प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, कोई कह रहा है कि नहीं होनी चाहिए। बट जो लिस्ट आ रही है जो नहीं होंगी, उसमें जैसे मैंने आपको बोला कि पीटीडीसी, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, प्रिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान री इंश्योरेंस कंपनी, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, इसके साथ ही ये वो जो पूरा इंश्योरेंस सेक्टर जिसको गवर्नमेंट प्राइवेटाइज नहीं करना चाह रही। अब हालांकि इंश्योरेंस प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा इसका एक स्कोप होता है। ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये जो गंदम का आजकल आपको स्कैंडल नजर आ रहा है, उसमें भी इसका ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन का काम ये है कि मुल्क के अंदर जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व्स हैं उसको आपने मेंटेन करना है। टीसीपी को प्राइवेटाइज नहीं करने का फैसला हुआ। पाक एक्सपोर्ट सेंटर मैंने बता दिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी नहीं प्राइवेटाइज होगी। अथॉरिटी कैसे प्राइवेटाइज होगी, इनको उसको इस लिस्ट में रखना ही नहीं चाहिए था। पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस है, नहीं प्राइवेटाइज होगा। फिर इस तरह स्टेट इंजीनियरिंग कंपनी है, यूटिलिटी स्टोर्स का मैंने बता दिया, मिनिस्ट्री कह रही है नहीं करना, गवर्नमेंट कह रही है करना है। पाकिस्तान स्टील मिल्स की प्राइवेटाइजेशन नहीं होगी। उसके साथ ही जो पाकिस्तान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कंपनी नहीं प्राइवेटाइज करेंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री जो है उसने कोई 10-12 एंटिटीज को कहा कि ये प्राइवेटाइज नहीं होंगी, जिसमें आपकी एसएमई बैंक का नहीं प्राइवेटाइज करेंगे, इसको खैर लिक्विडेट कर रहे हैं। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान नहीं प्राइवेटाइज करेंगे। इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाक चाइना इन्वेस्टमेंट कंपनी, पाक ईरान इन्वेस्टमेंट कंपनी, पाक लीबिया इन्वेस्टमेंट कंपनी, कभी नाम सुने आपने वैसे ये, पाक ओमान इन्वेस्टमेंट कंपनी, पाक कुवैत इन्वेस्टमेंट कंपनी, पाक ब्रुनाई इन्वेस्टमेंट कंपनी, और इसके साथ ही नेशनल इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। ये वो एंटिटीज के साथ लिस्ट है एक ऐसी बहुत लंबी, जो कि इसका मतलब है कि देखें, इसका इशू ये है कि अभी भी हमारी जो क्लैरिटी है वो बिल्कुल नहीं है। हम स्टेटमेंट्स तो बड़ी बड़ी देते हैं कि नहीं जी अब हमने अपने आप को ठीक करना है, लेकिन आज भी क्लैरिटी हमारे यहाँ नहीं है। तो यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जिक्र करेंगे, जैसे शहबाज ने एक हिंट दिया कि ये गवर्नमेंट वैसे कोई इतनी तगड़ी नहीं है, तो उसकी एक मिसाल आपको देंगे कि गवर्नमेंट एक फैसला लेती है और उसका एक जो दूसरा ऑर्गन है उसको सैबोटाज या अंडरमाइन करने की कोशिश करता है। ब्रेक के बाद इस पर डिस्कशन करेंगे। जी, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जो तमाम जो हुकूमतें आती हैं वो एक वादा ज़रूर करती हैं कि जो हमारी टैक्स रेवेन्यू है उसकी बेस बढ़ानी है, जो लोग टैक्स नहीं देते उनको टैक्स नेट में लाना है। एज़ यूजुअल इस गवर्नमेंट ने भी बड़े बड़े ऐलानात किए और एफबीआर ने कम से कम ये सोचा कि अब जो लोग जो एक्टिव टैक्स पेयर्स की लिस्ट में हैं लेकिन वो अपनी रिटर्न भरते नहीं हैं, तो उसके लिए फिर पेनल्टीज़ का भी आगाज़ किया गया। और जो हम अक्सर बात करते रहे कि आगे क्या होगा अगर आप धमकियाँ भी देते हैं, नोटिस भी देते हैं, डेडलाइंस भी देते हैं और कुछ होता नहीं है, तो कम से कम एक थोड़ा सा तो चेंज आया कि जो फैसला इन्होंने लिया कि जिन्होंने टैक्स रिटर्न बकौल एफपीआर की जिनको भरने चाहिए थे उन्होंने नहीं भरे, तो उनकी सिमें ब्लॉक करने का फैसला किया। लेकिन मामला यहाँ पर देखिए कामरान, ये आम एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला नहीं था हुकूमत का या एफबीआर का। जो पिछले साल का बजट था उसमें ये इख्तियार दिया गया, कानूनी इख्तियार दिया गया एफबीआर को कि वो सिमें ब्लॉक कर सकता है, वो बिजली के कनेक्शन काट सकता है, वो गैस के कनेक्शन काट सकता है उन अफराद के, उन कंपनियों के जो अपने टैक्स के गोशवारे जमा नहीं करवाते। तो एफबीआर के ऊपर एक मुसलसल एक दबाव था कि आपके पास अब कानूनी इख्तियार आ गया, आप क्यों इस पर एक्शन नहीं ले रहे। कभी हमें दिसंबर, कभी जनवरी, कभी फरवरी के इन महीनों में हम ले लेंगे। इवेंचुअली अभी इन्होंने इसको एक फैसला कर लिया एफबीआर ने कि 5,06,671 जो अफराद हैं जिनके इनकम लेवल को मामूली नहीं अच्छे खासे हैं और उन्होंने अपने पहले जो सालाना टैक्स के गोशवारे थे वो जमा करवाते रहे, अब नहीं करवाए। कुछ उसमें नए लोग भी थे, ज़्यादातर वो थे जो पहले माजी में जमा करवाते रहे, तो उनको इन्होंने नोटिस दिए। नोटिस तो इन्होंने इफेक्टिवली बकौल एफबीआर के कुछ 24 लाख अफराद को दिए गए थे, लेकिन ये जो 5,07,000 रफली हैं ये वो थे जो हायर ब्रैकेट में ज़्यादा इनकी इनकम्स थी, तो उनको नोटिस भी दिए गए। उन्होंने जब रिटर्न फाइल नहीं किए तो फिर एक इनका इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर एक इशू करता है एफबीआर, जिसके तहत पीटीए को पाबंद किया जाता है कि इन तमाम अफराद के नाम पर जितनी भी मोबाइल फ़ोन की सिम कार्ड्स हैं उनको ब्लॉक कर दिया जाए। बड़ा इस पर एक शोर पड़ता और बड़ा इसको अप्रिशिएट भी किया जाता कि फाइनली एफबीआर ने मूव किया, लेकिन कंसर्न्स उस वक्त भी इस चीज़ के एक्सप्रेस किए गए इम्प्लीमेंट होना मुश्किल होगा। इमीडिएट इसको सस्पेंशन या ब्लॉक करने का ऑर्डर था और कंप्लाइंस रिपोर्ट जो थी वो मांगी गई पीटीए से, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी, जिसके सदारत है इस वक्त या चेयरमैनशिप है वो है मेजर जनरल रिटायर्ड गालिबन हफीज़ुर रहमान साहब। व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट मोर देन द नेम इज़ द मेजर जनरल रिटायर्ड, वो इसके चेयरमैन है। तो उन्होंने 15 मई का भी इंतज़ार नहीं किया कंप्लाइंस देने के लिए, उन्होंने
3 मई को यानी कि कल एक उन्होंने चिट्ठी अरसाल कर दी है FBR को, जिसमें उनको कहा गया कि आपके पास कोई ऐसा कानूनी जवाज़ नहीं है कि आप हमें इस किस्म का ऑर्डर दे सके। तो फिर जो पार्लियामेंट ने कानून पास किया था, तो क्या PTA के चेयरमैन को उस कानून के बारे में पता नहीं है? और क्या FBR को, या जब गवर्नमेंट ये कानून ला रही थी, तो क्या उनको ये अंदाज़ा नहीं था? क्योंकि ऑफ कोर्स जो PTA का जो व्यू है, उनका काम है, वो रेगुलेटर हैं, जो टेलीकॉम सेक्टर के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है, जो सार्फिन के भी इंटरेस्ट हैं, जो टेलीकॉम कंपनीज हैं, उनके इंटरेस्ट को भी उनका काम है प्रोटेक्ट करना। अब उनका व्यू ये है कि हमने एक बैलेंस ऑब्वियसली मेंटेन करना है। अगर हम इस तरीके से सिमें ब्लॉक करना शुरू कर देंगे, तो जो इन्वेस्टमेंट लेकर के आए हैं टेलीकॉम कंपनीज, उनको तो इससे सरोकार नहीं है ना कि जो सिमें बंदा यूज कर रहा है ये टैक्स रिटर्न भरता है या नहीं भरता, उनसे तो उनका बिजनेस वो मुतासर होगा। मेरा सवाल ये है कि क्या गवर्नमेंट ने ये कानून बनाते वक्त ये जो पेचीदगियां हैं, इनको नहीं उन्होंने सोचा कि पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी हर स्टेज के ऊपर इन कंसल्टेशन थी FBR के साथ कि कौन सी सिमें ब्लॉक करनी है, कैसे करनी है, क्या प्रोसेस होगा। PTA के साथ मुसलसल मुशावरत होती रही, एक कमेटी भी बनाई गई। ये बिल्कुल भी PTA को साइड पर रख के ये काम नहीं किया गया। अब आपने कहा जी कि कंपनी को काम बिजनेस करना है, तो वो क्यों करे? अब कंपनियां, यही कंपनीज जो हैं, आप जो विदहोल्डिंग टैक्स भी इकट्ठा करके आपको देती हैं वफाक को या फेडरल गवर्नमेंट को, जो मिरर आपके बिल्स के ऊपर आपको विदहोल्ड होता है। हमारे जो एम्प्लॉयर है हमें तनख्वाह बाद में देता है, वो हमारी सैलरी में से विदहोल्डिंग टैक्स काट कर हुकूमत को देता है। तो ये जो विदहोल्डिंग एजेंट का एक कॉन्सेप्ट होता है, ये हमेशा रहता है। क्या अब वो उसके लिए एक मशीनरी या उसकी फोर्स बन जाए कि उसके बिहाफ पे जाके जो टैक्स गोशवारे जमा करवाए? उसमें देखिए, इन्होंने तो एक बटन प्रेस करना था इन सिंपल वर्ड्स कि आपका ये आपके सिम कार्ड्स हैं, ये ब्लॉक हो रहे हैं और इसके पीछे ये गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शंस हैं। कल ही एक इंसिडेंटली एक मीटिंग हुई FBR में, जिसकी सदारत की जनाब मोहतरम वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने। उसमें FBR इशू सामने लेके आया कि ना तो ताजर कोऑपरेट कर रहे हैं और ना ही PTA और टेलीकॉम ऑपरेटर्स वो कोऑपरेट कर रहे हैं। तो जनाब जो है हमारे वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने कहा जी एक्शन ले, उन सब के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें जो आपके साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा। ये सिमें ब्लॉक होंगी। और उन्होंने यहाँ तक जो मुझे ज़राए बता रहे हैं मीटिंग में बोला कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल जो है हमारे आसिम मुनीर साहब, उन्होंने भी इस चीज़ को सपोर्ट किया। इसके बावजूद नाज़रीन, ख़त लिखा जाता है 3 मई को, जो FBR को एड्रेस किया जाता है, उसमें जो PTA है वो वाज़े तौर पर बता देता है कि आपका जो इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर है उसकी वो लीगली बाइंडिंग नहीं है PTA के ऊपर। उसकी वर्डिंग उन्होंने इस किस्म की ड्राफ्ट की हुई है, तो इसलिए उन्होंने कहा जी कि ये इम्प्लीमेंट नहीं हो सकता। और उसके साथ उन्होंने कुछ मशवरे भी दिए, लेकिन मशवरे देने से पहले उन्होंने कहा जी आपका जो ऑर्डर है, अब PTA का काम नहीं है कि वो सोशल कॉस्ट की बात करे। वो एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वो FBR को बता रहा है कि आपके ऑर्डर का सोशल उसकी जो कॉस्ट है वो बड़ी होगी। वो क्या उन्होंने यहाँ पे बताया कि जी पाकिस्तान में सिर्फ 27% खवातीन ऐसी है जिनके CNICs के ऊपर जो है वो सिम कार्ड्स रजिस्टर्ड है, और बाकी जो खवातीन है और बच्चे हैं तो वो जो उनके जो सिम कार्ड्स हैं उनकी फैमिली मेंबर्स के नाम पे रजिस्टर्ड है। तो उन्होंने कहा जी उनको बड़ा मसला होगा। तो ये हमारा एक सोसाइटल उन्होंने कहा जी इशू बन जाएगा, सोशल नॉर्म्स की वजह से ये बड़ा मसला हो जाएगा। फिर उन्होंने लिखा जी कि जो बच्चे और खवातीन जो हैं वो जो सिम कार्ड्स इस्तेमाल करते हैं उसके उनको जो सर्विसेज मिलती हैं वो भी उससे डिप्राइव्ड हो जाएंगे, तो ये ना करें आप। फिर तीसरी बात उन्होंने कही जी कि जो गैर मुल्की सरमायाकारी है वो मुतासिर हो सकती है कि जो कंपनीज हैं जो पाकिस्तान में टेलीकॉम ऑपरेटर्स में गैर मुल्की जो इन्वेस्टमेंट है वो इफेक्ट होती है। ये उनका पॉइंट एक वैलिड हो सकता है। ये चूंकि एज ए अथॉरिटी वो उनके भी इंटरेस्ट वॉच करते हैं, ऑपरेटर के भी और कंज्यूमर्स के भी, तो ये वाला उनका पॉइंट एक वैलिड, इसको जरूर कंसिडर किया जाए। अगली बात जो उन्होंने की, उन्होंने दुनिया की हर चीज उसमें डाल दी कि इसकी वजह से अगर सिम ब्लॉक्स होती हैं तो क्या होगा कि जी बैंकिंग जो ट्रांजैक्शंस हैं वो मुतासर हो सकती हैं। ये PTA का काम नहीं है सोचने का, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का काम है। फिर उन्होंने कहा जी कि ई कॉमर्स मुतासर हो जाएगी, ये भी इनका काम नहीं है PTA का, ये किसका काम है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स का काम है। फिर उन्होंने कहा जी कि ऑनलाइन जो बिजनेस एक्टिविटीज है वो डिस्टर्ब हो जाएंगी, ये भी इनका काम नहीं है। ये क्यों आके टेलीकॉम ऑपरेटर्स की बिहाफ पे बात कर रहे हैं यहाँ पे। उनके जी रेमिटेंसेस बड़ी मुतासर हो जाएंगी कि डायरेक्ट आपके फोन के ऊपर जो है वो पैसे आ जाते हैं। ये पॉइंट वैलिड है, लेकिन ये PTA का काम नहीं है। इसके साथ ही उनका जी फाइनेंशियल जो सपोर्ट मिलती है फैमिलीज को वो नहीं मिलेगी तो बड़ा मसला हो जाएगा सोसाइटी के अंदर। और उन्होंने कहा जी ई हेल्थ भी एक है तो वो भी मुतासिर होगी। और मशवरा उन्होंने FBR को क्या दिया कि, और उन्होंने कहा जी आप सिम्स ब्लॉक ना करें, आप इनको जरा SMS भेज के इनको कन्विंस करने की कोशिश करें कि अपने इनकम टैक्स के गोशवारे जमा करवा दे। तो जनाब वज़ीर ख़जाना साहब आपने फरमाया था कि एक्शन होगा, कानूनी कार्रवाई होगी। तो PTA ने तो खत लिख दिया है, अब जो बॉल है वो आपके कोर्ट में है। शहबाज, मेरे ख्याल में वैसे तो मुफ्त के मशवरे देने नहीं चाहिए,
मैं FBR को एक मशवरा देना चाहता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि इस पर PTA अमल दरामद करे तो आप वो ढूंढें कि वो कौन सी अथॉरिटी है या वो कौन से इंडिविजुअल या वो शख्सियात हैं जिन्होंने खामोशी के साथ, आपको पता है कि पाकिस्तान में गुज़श्ता कई माह से ट्विटर या जो अब X है वो पाकिस्तान में बैन है, तो आप चुप करके उनसे रब्ता करें और मैं देखता हूं कि फिर PTA के जो चेयरमैन है वो कैसे FBR को लेकिन इस पर मेरे ख्याल में अमल दरामद हो जाएगा। बड़ा तो आपका अच्छा है, देखिए मैंने बड़ा, लेकिन आगे जो चेयरमैन है वो भी मेजर जनरल रिटायर्ड है। नहीं मैं वही कह रहा हूं, लेकिन अगर उनसे भी कोई ऊपर अगर अच्छा, वेरी ब्रीफली मैं ब्रेक पे जाना, हमारे पास टाइम कम है। एक और इस पे नाजरीन, जो एक गवर्नमेंट की एक कैंपेन थी कि जो ताजिर हैं उनको रजिस्टर्ड करना है वॉलंटरीली, उनको कहा गया कि वो हो जाए रजिस्टर्ड। उसकी जो डेडलाइन थी 30 अप्रैल की थी और 30 अप्रैल का नंबर इंतहाई शानदार था। 75 जो पाकिस्तान के ताजिर हैं 6 बड़े शहरों से, उन्होंने अपने जो है वो FBR के साथ रजिस्टर्ड हम हो गए हैं। तो FBR को मुबारकबाद देते हैं कि 75 अफराद का आपके ऊपर एतमाद है, उन्होंने आपको इस काबिल समझा 32 लाख में से कि वो आए और आपके साथ रजिस्टर्ड हुए। तो FBR से एक और मुफ्त मशवरा मैं भी देता हूं, FBR को चाहिए कि इन 75 जो ताजर है इनका खसूसी खाना करें, अभी भी यहाँ पे एतबार करते। बाकी जो 32 लाख के करीब हैं उनका कुछ सोचिएगा। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो डिस्कशन जारी रखेंगे FBR के टॉपिक के ऊपर ही। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। एक तरफ FBR की कारकर्दगी है तो दूसरी तरफ गवर्नमेंट जो है अपेरेंटली लगता है कि संजीदा है कि FBR के अंदर कम अज़ कम वो अफसरान जो अच्छे तरीके से काम नहीं कर रहे या जिनकी इंटेग्रिटी क्वेश्चनेबल है उनके खिलाफ वो क्रैकडाउन करना चाहते हैं। पिछले हफ्ते हमने देखा भी ग्रेड 21 से 22 के 25 अफसरान के खिलाफ इस हवाले से कार्रवाई की गई, लेकिन खबर शहबाज ये है कि ऑब्वियसली, और ये कोई हैरानकुन बात भी नहीं है कि FBR की तरफ से गवर्नमेंट को रेजिस्टेंस मिल रही है, क्योंकि ये पहला फेज़ है, आपने जिक्र भी किया था, बाद में ये निचले जो अफसरान हैं उन तक भी जाएगा। तो इस वक्त क्या रिजर्वेशंस हैं उनकी, क्या वो अग्री नहीं करते इस वक्त जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए हैं? देखिए, हमारे सिस्टम का एक प्रॉब्लम ये है कि वो ये समझते हैं कि हमेशा उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होगा। अभी हमने प्राइवेटाइजेशन के ऊपर बड़ी डिटेल में बात की, कैसे ब्यूरोक्रेट चीज़ों को डिले करते हैं। ये ओवरऑल FBR के अंदर इश्यूज हैं। तो ये पहली दफ़ा एक प्राइम मिनिस्टर ने स्टेप लिया कि जिसमें वाकई उन्होंने एक एक्शन लिया। कहा ये हमेशा जाता था कि एक्शन होगा, हुकूमत एक्शन भी ऐसे लिया कि वो काम भी कर गए और कुछ किया भी नहीं, लगा भी नहीं कि उन्होंने कर दिया है। बट मसला ये होता है कि जब इस किस्म की कार्रवाई होती है तो उसमें 2-3 कैजुअलिटीज़ हो जाती हैं। उन कैजुअलिटीज़ की वजह से वो जो एक्चुअल जिनको पनिश करना होता है तो वो उन कैजुअलिटीज़ के पीछे छुप कर पूरे जो प्रोसेस को वो क्वेश्चनेबल कर देते हैं। यहाँ पे भी एग्जैक्टली यही हुआ है। जो 25 अफराद थे जिसमें 14 IRS के थे और 11 जो थे वो कस्टम्स ग्रुप के थे, उनमें से 3-4 ऐसे लोग थे जो हमारी अपनी, मैंने अपने उस पहले प्रोग्राम में हमने जिक्र भी किया था, मेरी अपनी असेसमेंट और इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उनका ऐसा कोई, उनकी कॉम्पिटेंसी का भी इशू नहीं था और उनकी जो है इंटेग्रिटी का भी कोई इशू नहीं था। लेकिन मैंने कोशिश की, ये कोई हरफे आखिर तो नहीं है ना। अगर फर्ज करें कि आप पहली खेप के अंदर थोड़ा सा आपसे गलती हो गई है तो उसको सुधारा भी जा सकता है ना। अगर वो सुधार नहीं आप कह रहे हैं तो करेक्ट कर सकते हैं, सुधार नहीं रहे, क्योंकि इसमें रेमेडी कहीं पे भी अवेलेबल नहीं है। या तो उनको रिस्टोर कर दे। मैंने कोशिश की थी कि अभी तक अपनी किसी खबर में और हमने अपने प्रोग्राम में भी किसी भी शख्सियत का नाम नहीं लिया। उनकी फैमिलीज होती हैं, सोसाइटल वैल्यूज होती हैं। फिर जब तक करप्शन का अगर आप चार्ज लगा रहे हो और जब तक वो प्रूव ना हो जाए तो आप किसी को करप्ट नहीं कह सकते। लेकिन आज ऐसे 2-3 नाम वो ले लेते हैं जिनका मेरे ख्याल में इस लिस्ट में नहीं होना चाहिए। तो यही वजह है कि उनके नामों को अब इस्तेमाल करके वो लोग जिनको फारिग होना चाहिए था, वो कैंपेन एक पूरी उन्होंने टीवी पे भी लॉन्च की हुई है, मीडिया ट्रायल भी गवर्नमेंट का भी कर रहे हैं, चेयरमैन FBR का भी मीडिया ट्रायल हो रहा है। मैं 2 अल्फाज जो चेयरमैन FBR के, मैं काफ़ी देर से इनको कवर कर रहा हूँ। जब ये एक चीफ लेवल के ग्रेड 20 के ऑफिसर थे, मैंने आज तक इनकी करप्शन के बारे में कोई बात नहीं सुनी। इनकी कॉम्पिटेंसी के ऊपर भी हमें कभी डाउट नहीं हुआ। एंड ही हैज़ बीन परफॉर्मिंग। आपको सवाई अप्रैल के जिसमें टैक्स शॉर्टफॉल, और जिसकी एक बहुत बड़ी वजह टैक्स शॉर्टफॉल की ये थी कि ये जो पीछे रह गए थे लोग, इन्होंने एक रिटेलिएट किया। हो सकता है शॉर्टफॉल वैसे भी होता, कम होता, 10-15 अरब का होता, लेकिन रिटेलिएशन की वजह से शॉर्टफॉल इनका 40 अरब रुपए के आसपास आया। तो ये इसके अलावा अभी तक अपने टैक्स टारगेट्स जो थे वो भी अचीव कर रहे थे। अब वो लोग आ जाते जो कि इस सिस्टम में इस 25 का जो नोटिफिकेशन हुआ है, जिसमें 13 का नोटिफाई हुआ और बाकी जो उनको OSD पहले ही थे या साइड लाइन पे थे, इन 3 अफराद के नाम नहीं होने चाहिए। मेरे ख्याल में मुकरम जहाँ अंसारी जो मेंबर कस्टम्स हैं लीगल थे, उनका नाम नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में
अहमद मुश्तबा मेमन अगेन कस्टम के ग्रेड 22 के ऑफिसर हैं, उनका नाम नहीं होना चाहिए था। मेरे ख्याल में डॉक्टर मोहम्मद इशफाक जो फॉर्मर चेयरमैन FBI है, IRS के ऑफिसर हैं, उनका नाम नहीं होना चाहिए था। ये तीनों जो अफराद हैं उनमें मैंने एटलीस्ट, मेरी इन्फॉर्मेशन हो सकता है इनकम्प्लीट हो, एजेंसीज के पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो, मैंने इन लोगों के बारे में ऐसा नहीं सुना। अब जो मेरी इतला है, इवन कि डॉक्टर इशफाक की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स भी आई थी उसमें इनको A कैटेगरी में रखा गया था, उनको D इसलिए किया गया कि चूंकि उन्होंने काजी फाइज ईसा केस में वो चेयरमैन FBI थे, पहले वो थे उसके इंटरनेशनल टैक्सेस को भी डील कर रहे थे, तो उसमें उनका जो रोल था वो एज पर लॉ नहीं था, तो उनको सेपरेटली डील किया जा सकता है। लेकिन इस सारी ब्रैकेट में जहां पे आप एफिशिएंसी और करप्शन की वजह से लोगों ने ब्रेक पे जाने से पहले असल में इंपॉर्टेंट इशू ये कि आज भी लाहौर में प्राइम मिनिस्टर ने FBR की एक तकरीब से खिताब किया और बावजूद इसके कि जो भी रेजिस्टेंस मिल रही है, जो वन वर्ड उन्होंने कहा कि जो अफसरान जिनकी नाक के नीचे करप्शन हो रही है उनको नहीं छोड़ा जाएगा। तो FBR की जो भी ऑफिशियल्स हैं, अंदर से जो भी रेजिस्टेंस आ रही है, अपेरेंटली अभी तक लग रहा है कि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो अपने ग्राउंड पे खड़े हैं कि वो जो क्रैकडाउन है वो करेंगे हर सूरत। मेरे ख्याल प्राइम मिनिस्टर को क्रैकडाउन करना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं करना चाहिए कि जिसमें लगे कि कोई सब्जेक्टिविटी है। ये बिल्कुल एक, अगर जब तक आप FBR को करप्ट लोगों से और इनकॉम्पिटेंट, करप्शन तो एक साइड पर रहेगी ना, बहुत सारे लोग करप्ट नहीं है लेकिन वो इनकॉम्पिटेंट है, उनसे फारिग नहीं करेंगे तो आपका जो निज़ाम है वो सीधा नहीं होगा। ये एक बड़ा डेलिकेट सब्जेक्ट है और प्राइम मिनिस्टर के लिए भी इसमें काफ़ी चैलेंजेस हैं। एक चीज़ उनको करनी चाहिए कि उनको एक रास्ता ज़रूर देना चाहिए, वो लोग जो इससे अफेक्ट हुए और उनको अफेक्ट नहीं होना चाहिए था उनको रिस्टोर कर दें, उनकी पोजीशन के ऊपर या कहीं और बेहतर जगह पे लगा दें। हैविंग सेड दैट, जो एक इनकी बिल्कुल इनको पर्ज करने की जो एक्सरसाइज है इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहिए। पाकिस्तान कस्टम्स ग्रुप इसके ऊपर काफ़ी रिटेलिएट कर रहा है, वो चेयरमैन FBR को रिप्रेजेंटेशन भी देना चाह रहे थे, कुछ वो गवर्नमेंट से सफाइयाँ भी मांग रहे हैं, बट बॉटम लाइन ये है कि जो काम चल रहा है वो इसी तरीके से चलना चाहिए, सिवाय उन लोगों के कि जो कॉम्पिटेंट भी हैं और उनके इंटेग्रिटी के भी इश्यूज हैं उनको रिस्टोर कर देना चाहिए। यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो एक और है मौजू पे बात करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। इसराइल की तरफ से गजा के अंदर उनकी जो बर्बरियत है, जो कत्लेआम है वो जारी है और अब तो ये भी खदशात बढ़ रहे हैं कि जो आखिरी जगह है, एक टाइनी सा एरिया है, 15 लाख वहाँ पर लोग जिन्होंने बाकी जगहों से भाग कर वहाँ पर पनाह ले रखी है, जो फ़लस्तीनी अवाम है गजा के, उधर जो रफ़ा का इलाका है वहाँ पर भी एक ग्राउंड ऑफेंसिव की बात हो रही है। इन द मीन वाइल मुस्लिम दुनिया के अंदर भी हमने देखा है कि एहतजाज होते रहते हैं फ़लस्तीन के हक़ में, लेकिन गुज़श्ता कई दिनों से अमेरिका के अंदर जो तमाम उनके बड़े तालीमी इदारे हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बहुत बड़े पैमाने पर वहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं फ़लस्तीन के हक़ में और इसराइल जो कुछ गज़ा के अंदर और फ़लस्तीन में कर रहा है उनके ख़िलाफ़ मुज़ाहरे हो रहे हैं। एंड इम्पॉर्टेंटली वहाँ पर एक बड़े पैमाने के ऊपर क्रैकडाउन भी किया गया है। जो अमेरिकन अथॉरिटीज़ हैं और जो इतलात वहाँ पर आ रही हैं, इस क्रैकडाउन के अंदर 2400 से ज़ायद जो स्टूडेंट्स हैं जो एहतजाज कर रहे थे उनको गिरफ़्तार किया गया। और ये कहा जा रहा है कि 60s-70s में जब वियतनाम वॉर के ख़िलाफ़ जब एहतजाज हुए थे अमेरिका में और इसी तरह से अमेरिकी जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो पेश थी, उसके बाद से अब तक कहा यह जा रहा है कि ये सबसे बड़ा क्रैकडाउन है जो अमेरिकी इंतज़ामिया की तरफ से स्टूडेंट्स के ख़िलाफ़ किया जा रहा है। लेकिन इस क्रैकडाउन के बावजूद जो मुज़ाहरे हैं वो बिल्कुल कम नहीं हो पा रहे, बल्कि पहले से ज़्यादा उसमें एक जोश आता जा रहा है। और इसका जो दायरा कार है, अमेरिका के अंदर 2 दर्जन से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी हो, हार्वर्ड हो, बड़े बड़े जो वहाँ पे यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर मुज़ाहरे हो रहे हैं। इसका दायरा कार अब यूरोप के बाकी ममालिक में भी फैलता जा रहा है, फ्रांस, जर्मनी, इन इलाकों से भी, इवन ऑस्ट्रेलिया इतलात आ रही हैं कि वहाँ पर भी स्टूडेंट्स जो हैं वो एहतजाज कर रहे हैं इसराइल के ख़िलाफ़। और कहा यह जा रहा है कि ये एक जनरेशनल शिफ्ट है मगरिब के अंदर, कि कैसे जो एक प्रो इजरायली लॉबी वहाँ पे कंट्रोल करती रही नैरेटिव को, जो यंग जनरेशन है वहाँ पर वो ये मानने के लिए और ये जो जुल्म और बर्बरियत है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त जो सबसे ज़्यादा जिनकी डायकॉटमी पाई जाती है ना, वो US कांग्रेस और US गवर्नमेंट है। एक साइड पे तो $26 अरब के उनको मजीद उनको इमदाद देते हैं इसराइल को कि और उनके ऊपर बॉम्ब मारे और मासूम शहरियों को हलाक करें, और दूसरी साइड पे
फिर उनके जो कांग्रेसमैन हैं वो प्रेसिडेंट जो बाइडन को ख़त भी लिखते हैं कि नहीं, इसको जंग को रुकना चाहिए। तो जब उनके पास बिल आया था उनको इजाफी इमदाद देने का, उसको वो सपोर्ट करते हैं। तो वेस्ट की जो दोगलापन है वो बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ। इसके साथ ही जो वेस्ट की जो सोसाइटी है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी सामने आई है। 78,000 अफराद ज़ख्मी हैं, तकरीबन 35,000 अफराद जो वो शहीद हो चुके हैं। पाकिस्तान में भी कामरान एज सच आपको पब्लिक रैलीज इन सपोर्ट ऑफ पैलेस्टाइन जो है वो नहीं नज़र आ रही। यहाँ पे भी उस तरीके से शायद इनकरेज नहीं किया जा रहा। अगर इनकरेज भी नहीं किया जा रहा तो उसको शायद डिस्करेज किया जा रहा है। तो मेरा ख्याल है कि हमें भी अपने देखना चाहिए कि कब तक हम मगरब को खुश करते रहेंगे और हमें अपनी पॉलिसीज़ को भी गौर करना चाहिए। बिफोर वी कंक्लूड दिस डिस्कशन और प्रोग्राम, जो मुतालबात सामने आ रहे हैं अमेरिका में, जो एहतजाज हो रहे हैं, 3 मुतालबात हैं। एक मुतालबा तो ये है कि अमेरिकी हुकूमत जो असला फराहम करती है इसराइल को, वो फौरी तौर पर बंद होना चाहिए। दूसरा, ये तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, क्योंकि अक्सर देखें हमारे यहाँ भी बात होती है कि अमेरिका की लॉबी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, हर जगह उनके लोग मौजूद हैं, तो ये अमेरिका के जो बड़े तालीमी इदारे हैं इनके कनेक्शंस, कॉन्टैक्ट्स इसराइल के साथ हैं। ये वहाँ पे फंडिंग भी करते हैं और ख़ास करके ये जो फाइनेंशियल जो उनके मैटर्स हैं या जो भी कनेक्शन है, ये डीलिंग्स हैं इन यूनिवर्सिटीज़ की इसराइल के साथ, जो वहाँ पर स्टूडेंट्स हैं वो ये कहते हैं कि उनको पब्लिक करना चाहिए। दूसरा, जो इनके इंडाउमेंट फंड्स होते हैं यूनिवर्सिटीज़ के, ये ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हैं जिसमें लॉकहीड मार्टिन बड़े बड़े जो असले बनाते हैं, फाइटर जेट्स बनाते हैं, जो इसराइल को प्रोवाइड करते हैं। तो इन तालिब इल्मों का ये मुतालबा है कि इस तरह की जो अरेंजमेंट यूनिवर्सिटीज़ हमारी कर रही हैं वो तमाम जो ताल्लुकात हैं ऐसी कंपनियों के साथ ख़त्म करें। और तीसरा, जो ये स्टूडेंट्स मुजाहरे कर रहे हैं उसकी आड़ में जो पुलिस ने उनके खिलाफ केसेस बनाए हैं उसके हवाले से इनको एमनेस्टी दी जाए। लेकिन इन तीनों मुतालबात को अभी तक जो अमेरिकी इंतज़ामिया है वो मानने से इनकारी है, लेकिन दूसरी तरफ जो स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी बात पर कायम है कि जब तक ये मुतालबात मान लिए नहीं जाते तो वो ये मुजाहरे नहीं छोड़ेंगे। बहरहाल, प्रोग्राम द रिव्यू से इतना ही। मुझे कामरान यूसुफ और शहबाज राना को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।